तक ऑर्गेनाइजिंग के बारे में किया कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट आर द स्टेप्स, डिविजनल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये सब हमने कर लिया। अब आज हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन वर्ड का टर्म का मतलब क्या पता है तुम्हें? डेलीगेशन टर्म पहली बार तो नहीं सुनी ना? पहले सुनी है कभी? ठीक है, किस कंटेक्स्ट में सुनी है? MUN में। वेरी गुड। वो डेलीगेट्स होते हैं। डेलीगेट्स एंड डेलीगेशन में डिफरेंस होता है। ऐसे डंक मारना, डंक यहाँ है वर्ड, यहाँ। डेलीगेट जैसे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, डेलीगेशन लोग वैसे नहीं होता मतलब जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वैसे ही डेलीगेट्स होते होंगे शायद। डेलीगेशन, मैं डेलीगेट्स की बात ही नहीं कर रही, मैं डेलीगेशन की बात कर रही हूँ। नहीं, आई थॉट कि लाइक डेलीगेट से ही डेलीगेशन बनता है। नहीं, ऐसे मतलब एग्जैक्टली ये नहीं है। हाँ, ऐसे जोड़ सकते हैं हम, बट मैं जोड़ना इसलिए नहीं चाहती क्योंकि वो तुमको फिर थोड़ा रॉन्ग वे में चले जाएगी डेफिनेशन। अच्छा चलो, मान लो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैंने सोचा कि साक्षी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो मैंने साक्षी को बोला, मैंने कहा साक्षी मैं ये चैप्टर पहले पढ़ा चुकी हूँ, क्या ये पॉसिबल है कि आज तुम मेरी जगह इस चैप्टर को क्लास में रिवाइज करवा दो फॉर 1 डे। सो दिस प्रोसेस इज डेलीगेशन। आपके बॉस जो आपके सीनियर हैं वो 2 दिन के किसी ट्रिप पे गए हैं और उस 2 दिन के ट्रिप पे जाते समय उन्होंने ये बोल दिया कि टिल नाउ ये जो हमारी पूरी 10 लोगों की टीम है, इस पूरी 10 लोगों की टीम को आप संभालेंगे। दिस इज डेलीगेशन। ठीक है। सो डेलीगेशन का मतलब हुआ कि जो तुम डेलीगेट्स कह रहे हो उससे अब मैं इसे रिलेट करके भी बता सकती हूँ। वो जो डेलीगेट्स हैं उनको फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट एक काम सौंपा गया कि आप ये काम कराओ, बिकॉज हर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर सब जगह नहीं जा सकते, तो उन्होंने डेलीगेट किया उन्हें काम, और इसलिए उन्हें डेलीगेट्स के हाथ कहते हैं हम। ठीक है। तो डेलीगेशन हमारे ऑफिशियल कल्चर में टू असाइन ओन्स जॉब टू देयर सबऑर्डिनेट्स फॉर सम स्पेसिफिक टास्क और सम स्पेसिफिक डेज, वो हमारे लिए डेलीगेशन है। If you want to mark in the book, you can mark it that delegation refers to downward, paragraph मिल गया? Delegation refers to downward transfer of authority from a superior to subordinate. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए डेलीगेट करना बहुत ज़रूरी है। सो इससे क्या होता है, एक मैनेजर अपनी कोर एक्टिविटी पे फोकस कर पाते हैं और उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी मैनेजर्स पुट देम इन देयर ओन शूज, मतलब वो उनको अपनी जगह रखते हैं कि देखो फील करके, जो हमेशा हम मैनेजर हमारा बहुत खराब, मैनेजर हमारा बहुत खराब है, वो फील करके देखो क्या होता है प्रेशर। तो एम्प्लॉयज़ को मैनेजर को लिए एम्पैथाइज करने में भी हेल्प होती है। फ्यूचर मैनेजर्स भी तैयार हो रहे हैं तो उनको समझ में आता है, देखो डेलीगेशन रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। ठीक है। इट ऑल्सो सेटिस्फाइज द सबऑर्डिनेट नीड्स फॉर रिकॉग्निशन एंड प्रोवाइड्स देम अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड एक्सरसाइज इनिशिएटिव। किसी भी एम्प्लॉय को ये बहुत मोटिवेटिंग लगता है। अभी मैंने सिर्फ बोला, एग्जाम्पल कोट किया कि मैं साक्षी को, तो साक्षी के अंदर एक मोटिवेशन की फीलिंग इतने में ही आ गई होगी। आई कि नहीं आई? नेचुरल है।
अगर तुम्हें जैसे स्कूल में भी तुम लोग क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन तो आता ही है। कभी भी आपके सीनियर्स जो आपके सुपीरियर हैं वो आपको कुछ भी काम असाइन करेंगे, यू ऑलवेज फील मोर मोटिवेटेड, ठीक है। तो डेलीगेशन हेल्प्स अ मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन एज विदाउट इट हिज एक्टिविटीज वुड बी रिस्ट्रिक्टेड। अगर सारे काम मैनेजर ही करेगा तो उसकी एक्टिविटीज तो रिस्ट्रिक्टेड हो गई, लेकिन अगर उसने डेलीगेशन स्टार्ट कर दिया तो उसका होराइजन बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये जो लाइंस हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन लाइंस में से एज इट इज क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। लास्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ इज thus irrespective of extent of delegated authority the manager shall still be accountable to the same extent as before delegation। अगर मैंने साक्षी को बोल दिया कि साक्षी you teach today, और फिर उसके बाद टेस्ट है और टेस्ट में अगर किसी बच्चे के नंबर खराब आए तो मैंने साक्षी को डांट दिया, साक्षी ये आ गया तुमने, नो मैं नहीं कर सकती ऐसा, क्योंकि अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी मेरी है। कहाँ का था? जब हमने प्रिंसिपल से पढ़ा था उसमें भी हमने इस तरह की बातें पढ़ी थी। तो मतलब डेलीगेशन में सबऑर्डिनेट तो बहुत सेफ जोन में है, उसके ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, थोड़ी सी उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ती है। हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली तुम वही वर्ड्स बोलोगी जो मैं बोलती हूँ, नॉट पॉसिबल ना। मैंने तुम्हें अथॉरिटी दी कि व्हाटएवर वे यू वांट यू कैन ऑप्ट इट, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी कि भाई बच्चों को समझ में आना चाहिए, बट एट द एंड अकाउंटेबिलिटी इज माइन बिकॉज आई एम द सुपीरियर, ठीक है। तो ये जो तुम्हें बॉक्स में डेफिनेशंस दी हुई है लुइस एलन एंड थियो हेमन की, ये कभी भी ऐसे नाम लेके नहीं पूछी जाएंगी। आप लर्न कर सकते हो, रट्टा लगा सकते हो, लगा लोगे, एग्जाम में लिख दोगे तो अच्छा लगेगा। ये जरूर समझना है कि अकॉर्डिंग टू लुइस एलन ये जरूर पूछा जा सकता है। डेलीगेशन एलिमेंट्स में डेलीगेशन इज एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अनदर एंड द क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। उसकी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ मुझ तक है, ठीक है, यानी कि सबऑर्डिनेट की अकाउंटेबिलिटी सिर्फ सुपीरियर तक है, बट अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी सुपीरियर की है। समझ रहे हो? तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं जो हमारे लुइस एलन ने दिए हैं। तीन एलिमेंट्स हैं, क्या क्या हैं? अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। ठीक है। अथॉरिटी की डेफिनेशन क्या है? अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। अकाउंटेबिलिटी आपको एक तो आंसरेबिलिटी दे रही है, ठीक है, और अथॉरिटी आपको कमांड देने की पोजीशन दे रही है। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है दिस इज आंसरेबिलिटी, जबकि जो अथॉरिटी है वो है पोजीशन ऑफ गिविंग कमांड। कमांड में देने की पोजीशन, ठीक है। तो हमारे पास जो स्केलर चेन हमने की थी उस स्केलर चेन में हमने क्या किया था? हमने ये किया था, ये किया था ना। तो इस स्केलर चेन में हमने ये तो डिसाइड किया था कि हु इज गोइंग टू कमांड टू हुम, हु इज टेकिंग कमांड फ्रॉम हुम, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू हुम, ये सब तो हमने किया था स्केलर चेन में। तो अथॉरिटी क्या कह रही है? अथॉरिटी कह रही है राइट टू टेक डिसीजंस, ठीक है। यू कैन मार्क दिस। अथॉरिटी ऑल्सो रेफर्स टू राइट टू टेक डिसीजंस इनहेरेंट इन अ मैनेजरियल पोजीशन टू टेल पीपल व्हाट टू डू एंड एक्सपेक्टेड देम टू डू इट। मतलब जब आपके पास अथॉरिटी है तो आपके पास अथॉरिटी है ये कहने की कि आपको ये काम करना है, और
आपको करना है, मतलब बोल दिया तो बोल दिया, करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने अगर तुम्हें ये बोला है कि तुम्हें ये काम करना है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम्हें ये काम करना है, समझे। तो मतलब बोल दिया तो बोल दिया, करना है तो करना है, ये मेरी अथॉरिटी है, बोल दिया मैंने, कमांड। आंसरेबिलिटी इज डिफरेंट। आंसरेबिलिटी इज जो भी काम हुआ है उसको मुझे, जो अपने टॉप पोजीशंस को या किसी को भी आंसर करना है, वो मुझे आंसर करना है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो जैसे जैसे आप हाई पोजीशन पे जाते हो, आपकी अथॉरिटी बढ़ती चली जाती है, राइट। जैसे कि आपके स्कूल के टीचर्स की अथॉरिटी, फिर आपके एचओडीज, फिर आपके वाइस प्रिंसिपल, फिर आपके प्रिंसिपल। तो जैसे जैसे पोजीशन बढ़ रही है, हमारी अथॉरिटी बढ़ती चली जा रही है ना। एज अ स्टूडेंट आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन जो आपके काउंसिल मेंबर्स होंगे उनके पास थोड़ी अथॉरिटी होगी। जो स्कूल में हेड गर्ल हेड बॉय हो, उनकी कुछ अपनी अथॉरिटी होंगी। फिर ये तो स्टूडेंट में हिरार्की आ गई। टीचर्स में, टीचर्स के पास जितनी अथॉरिटी होगी, क्लास टीचर के पास उससे ज़्यादा होगी, एचओडी के पास उससे ज़्यादा होगी। ऐसे करके जैसे जैसे लेवल्स बढ़ रहे हैं, अथॉरिटी बढ़ रही है। तो अथॉरिटी फ्लोज, वो अथॉरिटी दे रहे हैं जो सुपीरियर है, वो अथॉरिटी दे रहे हैं। अथॉरिटी डिटरमाइंस द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, अथॉरिटी डिटरमाइन द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप wherein the superior communicates a decision to subordinate, expected compliance from him, and subordinate executes the decision as per the guidelines of the superior. जैसा कि टॉप मैनेजमेंट ने, सीनियर्स ने, सुपीरियर ने बोला, उन्होंने वैसा किया, तो उनसे वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिस फॉर्म में उन्हें कहा जा रहा है वो उसी फॉर्म में करें, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में, अथॉरिटी इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे सेंटेंसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजनिंग आती हैं, तो एज इट इज एनसीईआरटी की बुक से लाइंस आती हैं, वहीं से लाइंस पिक होती हैं। फिर चाहे वो आपका बोर्ड का एग्जाम हो और चाहे वो आपका सीयूटी का एग्जाम हो, लाइंस आर पिक्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। इसीलिए मैं आपको मार्क करवा रही हूँ कि आप एटलीस्ट ये लाइन्स तो पढ़नी है, पढ़ना तो पूरा ही है, बट ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन इन योर नोटबुक्स ऑल्सो, ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म प्रॉपरली द असाइंड ड्यूटीज, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड्स, सबऑर्डिनेट्स विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड्स होगी। ये जो सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट, ये जो सबऑर्डिनेट है, ये अपने सुपीरियर के लिए टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होगा कि जो अंडर अथॉरिटी उसने कमांड दी थी काम करने की, एंड एक्सपेक्टेड देम टू वर्क एज दे कमांडेड। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी of subordinates to perform those activity in the same manner as they commanded, ठीक है। स्कूल, हाँ जी, ये तो फ्योल का प्रिंसिपल होगा ना, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी में। हाँ, फ्योल ने प्रिंसिपल दिया था, लुइस एलन ने डेलीगेशन के 3 मेजर एलिमेंट्स की फॉर्म में उसे एक्सप्लेन किया है। आई वो वाला प्रिंसिपल लगा है क्योंकि इसमें आगे वही लिखा हुआ है। हाँ, तो लगा ही नहीं है ही वो, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि फ्योल ने प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि देयर मस्ट बी अ पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि लुइस एलन ने दिया कि हमारी जो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये 3 हमारे मेजर एलिमेंट्स हैं फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। सो आपको जितनी भी डिग्री ऑफ अथॉरिटी मिल रही है, जितनी भी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, दैट शुड बी बैलेंस्ड। अगर अथॉरिटी ज़्यादा होगी तो इट कैन बी मिसयूज्ड,
अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी तो मे बी द टास्क मे नॉट फुलफिल इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है। देन अकाउंटेबिलिटी की मार्क कर लो, अकाउंटेबिलिटी इंप्लाइज बीइंग आंसरेबल टू द फाइनल आउटकम, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, whenever a superior delegates a task, only the responsibility and authority are delegated, not accountability, because the final outcome, the onus of final outcome is on superior only, ठीक है, समझ में आया। तो इन सब से अगर तुम्हें ये क्लियर हो गया तो तुम्हें इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन भी बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। इफेक्टिव मैनेजमेंट थ्रू डेलीगेशन, एम्प्लॉयज आर एबल टू परफॉर्म वर्क एफिशिएंटली, दे विल गिव मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑन देयर ओन वर्क एंड दे विल keen to learn new techniques also, and superior can concentrate on core activities, more important activities. So it will give एक डाउट था एक मिनट इसके बाद पूछ लूंगा। हाँ, एक बार मुझे टॉपिक पहले कंप्लीट करने दिया करो, उस दौरान हो सकता है आपके सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएं। सेंटेंस के बीच में अचानक डाउट कैसे आ जाता है? एक बार पूरा टॉपिक फिनिश होने दो, अपने डाउट को चाहे तो मार्क करके रख लो और फिर डाउट्स पूछो। तुम लोग ये नोटिस करोगे कि तुम्हारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो गए। डाउट्स पूछने को मना नहीं कर रही, लेकिन जब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ तो बीच में एकदम से डाउट्स नहीं पूछने चाहिए कभी, ठीक है। एक तो समझाने का जो रिदम होता है वो ब्रेक हो जाता है, दिमाग में कुछ पॉइंट्स होते हैं कि हाँ मुझे ये पॉइंट एक्सप्लेन करना है, वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। अब पूछ लो, अब तो हो गया ब्रेक, अब तो पूछ ही लो। देखो पिछले टॉपिक में डाउट था अकाउंटेबिलिटी, पूछ लो। अकाउंटेबिलिटी जो सुपीरियर है उसको देनी होती है, जो डेलीगेट है उसको देनी होती है क्या? नहीं, जो आप अकाउंटेबिलिटी कह रहे हो कि वो सुपीरियर की होती है, बट जो डेलीगेट को पावर्स और अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी दी है, अगर उसने फुलफिल नहीं करी तो वो भी तो अकाउंटेबल है ना। वो सिर्फ अपने सुपीरियर के लिए अकाउंटेबल है, फाइनल आउटकम के लिए अकाउंटेबल नहीं है। साक्षी विल बी अकाउंटेबल टू मी ओनली, शी विल नॉट अकाउंटेबल टू योर पेरेंट्स, आई विल बी अकाउंटेबल टू योर पेरेंट्स। किन बच्चों के नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं वो मेरे से बात करेंगे, साक्षी से बात नहीं करेंगे। तो फाइनल आउटकम के लिए सुपीरियर ही अकाउंटेबल है। नाउ why delegation of authority is important? Effective management है, effective management means managers as well as subordinates both can concentrate their own activities and subordinates will feel highly motivated and superior can concentrate their more important activities. So there will be effective management. Employees के लिए एक development हो गई because employees के आगे करियर प्रोस्पेक्ट्स इंक्रीज हो गए। मान लो मैंने तुम चारों को एक एक टॉपिक पढ़ाने को दे दिया, पांचों को एक एक टॉपिक पढ़ाने को दे दिया, सबको एक एक टॉपिक पढ़ाने को दिया। अब उससे हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ा जाए, कोई बच्चा नहीं पढ़ा पाए। ऐसा नहीं है कि जिसने बहुत अच्छा नहीं पढ़ाया उसको नॉलेज नहीं है, मे बी उसको डिलीवरी करनी नहीं आती हो ठीक से। और ये भी जरूरी नहीं है कि जिसने बहुत अच्छा पढ़ाया वो आंसर लिख भी अच्छा दे, हो सकता है वो लिखे अच्छा नहीं लेकिन उसको डिलीवरी करनी अच्छी आती हो। तो देयर इज अ डिफरेंस। तो एम्प्लॉयज को जब डिफरेंट टास्क मिल रही हैं तो एम्प्लॉयज विल गेट टू नो कि हमारी एफिशिएंसी लेवल कहाँ बेटर है, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है। तो डेलीगेशन से एम्प्लॉयज को भी उनके स्किल इंप्रूव करने का मौका मिलता है, प्लस उनको एक्सपीरियंसेस होते हैं और जो उनको फ्यूचर हायर पोजीशंस के लिए रेडी कर देते हैं, उनकी भी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, उनका टैलेंट इंप्रूव होता है, उनके करियर प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव होते हैं, उनका होराइजन बढ़ जाता है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी है, एम्प्लॉयज विल गेट मोटिवेटेड, ठीक है, और इसीलिए उनकी फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ हो रही है, एम्प्लॉयज की ग्रोथ हो रही है। आपको मैनेजमेंट हिरार्की में अभी कोई एम्प्लॉयज अगर यहाँ है, कोई एम्प्लॉय यहाँ बैठा है, इस सुपीरियर ने उसे कुछ काम दिया, अब कई बार काम दिया तो इसको आ गया, तो मान लो ये सुपीरियर यहाँ गया तो इसको यहाँ मिलने के चांसेस मिल जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की डेवलप हो गई।
एंड कोऑर्डिनेशन बेटर हो गया बिकॉज वर्क इज डिवाइडेड अमंग ऑल। तो ऐसा नहीं कि एक ही के ऊपर सारे काम का बोझ है। मतलब अगर ऐसा हो कि जो मैनेजर कहेंगे वो कर देंगे, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे, तो फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई। लेकिन व्हेन दे डू वर्क असाइन टू देम, तो उनको समझ में आएगा कि हमें भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, ठीक है। और वंस दे गेट इनिशिएटिव, तो उससे उनमें कोऑर्डिनेशन और बेटर होगा, क्योंकि उनको उस काम को करने के प्रॉस एंड कॉन समझ में आ गए हैं। उनको समझ में आ गया कि हमारा जो सुपीरियर है उसकी जगह जब बैठते हैं, उस काम को करते हैं, तो कितने चैलेंजेस आते हैं, तो दे विल बी मोर कोऑर्डिनेटेड। ओके, गॉट इट? तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.